तो हम आपका सिलेबस समझ लेते हैं कि फर्स्ट यूनिट में हमारे पास कौन कौन से कंटेंट हैं जो हमको समझना है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहले हमें समझना है मीनिंग, डेफिनेशंस, और इसके बाद इसके फीचर्स समझना है, इसके ऑब्जेक्टिव समझना है, स्कोप, ब्रांचेस, और इसके बाद समझना है डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग, और उसके बाद है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। दो सिस्टम होते हैं, कैश बेसिस और एक एक्रूअल बेसिस। इसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, 12-13 प्रिंसिपल होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं और कन्वेंशंस होते हैं। तो ये पूरे सिलेबस में अपन को ये चीजें समझना है। आइए तो सीधा चलते हैं मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर आप 4-5 चीजें समझेंगे, मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव। मैं आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले हम समझते हैं बिजनेस इवेंट, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं क्या, इकोनॉमिक इवेंट। क्या होते हैं बिजनेस इवेंट या फिर इकोनॉमिक इवेंट? सो एन इकोनॉमिक इवेंट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दैट शैल डेफिनेटली हैव एन इम्पैक्ट ऑन द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई ऐसे ट्रांजेक्शन जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रभावित करे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर यदि मैं एग्जाम्पल लिखूं जैसे कि पेइंग ऑफ कैश, पेइंग और रिसीविंग ऑफ कैश, पेइंग एंड रिसीविंग ऑफ कैश। इसके बाद परचेज, देन इसके बाद सेल, देन इसके बाद आपका आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है ना, और इसके बाद आपका आ जाता है ट्रांसपोर्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग। इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, इकोनॉमिक इवेंट। और जब ये बिजनेस से रिलेटेड हो तो ये हमारे सारे इवेंट क्या कहलाने लगते हैं, बिजनेस इवेंट। तो ऐसे सारे इवेंट्स जो हमारे बिजनेस में नॉर्मली होते ही हैं, जैसे कि मैंने पहले लिखा सेल, परचेज, पेमेंट, रिसीविंग ऑफ कैश, ट्रांसपोर्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारे जो आपके चीजें होती हैं वो सारी आपकी क्या कहलाती हैं, बिजनेस इवेंट्स कहलाती है। उसके पहले भी आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस, so transaction means the exchange of goods and services। देखिए, ट्रांजेक्शन एक अलग बात है और एक है आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन की। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ मनी। भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो कौन सी है, मनी। मनी के फॉर्म में सारी चीजें यहाँ पर होना चाहिए। अब देखिए, जनरली जो बिजनेस इवेंट्स होते हैं वो हमारे लगभग दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा इंटरनल और एक होता है हमारा क्या, एक्सटर्नल। दो तरीके के हमारे पास इकोनॉमिक इवेंट होते हैं। ठीक है ना। अब इंटरनल की यदि बात की जाए, इंटरनल की यदि बात की जाए तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के अंदर ही होते हैं, इंटरनल बिजनेस, इंटरनल बिजनेस। इंटरनल मतलब क्या होगा, जो बिजनेस के अंदर होंगे। बिजनेस के अंदर मतलब बिजनेस के अंदर देखिए कई डिपार्टमेंट होते हैं, कई आपकी ब्रांचेस होती हैं। तो यदि उन्हीं के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं, देन दे विल बी कॉल्ड एज द इंटरनल ट्रांजेक्शन। और एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन वो होंगे जो आपके बिजनेस से बाहर के होंगे, बिजनेस के बाहर के होंगे। ये हमारे कहलाएंगे क्या, ट्रांजैक्शन। इंटरनल, एक्सटर्नल। इकोनॉमिक इवेंट क्या है हमारे, इकोनॉमिक इवेंट मतलब जिन्हें हम सामान्यतः हम अपने बिजनेस से डेली जो हमारी एक्सरसाइज होती है, डेली जो बिजनेस में हम वर्क करते हैं वही हमारा कहलाता है क्या, इकोनॉमिक इवेंट। अब हर एक चीज, जब भी यदि आपको पैसे से रिलेटेड यदि कोई चीज नहीं हो रही है तो वो फिर हमारी इकोनॉमिक इवेंट नहीं कहलाएगी। पैसे का आना जाना बहुत जरूरी है। ठीक है ना।
क्योंकि जब हम थोड़ी देर में अकाउंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब हमें वहां पर बहुत ही क्लियर कट समझ में आएगा कि अकाउंटिंग सिर्फ पैसे की भाषा ही बोलती है, इसके अलावा कोई भी लैंग्वेज अकाउंट को पसंद नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हमारा हो गया क्या, बिजनेस इवेंट। अब आते हैं अपन टाइप ऑफ बिजनेस इवेंट। एक है हमारे मॉनेटरी इवेंट्स और एक है हमारे नॉन मॉनेटरी इवेंट्स। मॉनेटरी इवेंट्स का मतलब ये है कि एनी ट्रांजेक्शन्स विच आर रिलेटेड टू मनी ओनली, जिनमें पैसों का आना जाना यदि हो रहा हो, वही ट्रांजेक्शन आपके मॉनेटरी ट्रांजेक्शन कहलाएंगे, या फिर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन जिनको हम मनी में मेजर कर सकें। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, क्लियरली लिखा हुआ है कि those business events that can be expressed in the monetary term called as the monetary event. For example, सेल एंड परचेज ऑफ बुक। चलिए, यहाँ तो सेल और परचेज दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ और ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए सैलरी, वेजेस, वेजेस का मतलब होता है मजदूरी। फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी कौन सी कहलाएंगी, मॉनेटरी इवेंट्स कहलाएंगी। इसके बाद हमारे आते हैं नॉन मॉनेटरी इवेंट। ऐसे इवेंट्स जिनको हम मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द मॉनेटरी टर्म। फॉर एग्जाम्पल, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ पर तो एग्जाम्पल में लिखा है रिक्रूटमेंट, मैं यदि कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड कर दूं, स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉय। यदि हमारे एम्प्लॉय स्ट्राइक पर बैठ गए किसी भी प्रॉब्लम को लेकर, तो हम उसको मनी के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते। ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन्स पर। बिजनेस ट्रांजेक्शन का मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले मीनिंग बताया कि बिजनेस ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स कहलाएंगे जो डे टू डे बिजनेस को कंडक्ट करने में हेल्प करते हो, वो हमारे कहलाएंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। ठीक है ना। तो दोज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और द इवेंट्स which are measured and recorded in the monetary term। देखिए, बार बार ये वर्ड आप ध्यान रख लीजिए, मॉनेटरी टर्म, मॉनेटरी टर्म, मनी के फॉर्म में जो कुछ भी हम मेजर कर सकें इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर कॉल्ड एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस के ऐसे कोई भी इवेंट जिनको हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सकें, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, रॉ मटेरियल परचेज, रॉ मटेरियल परचेज। तो अब मान लीजिए यहाँ पर आपने रॉ मटेरियल परचेज किया और यहाँ पर लिखा है कि 10 स्टील कंटेनर, स्टील कंटेनर। तो आप 10 स्टील कंटेनर को अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक हमें उस चीज का प्राइस ना पता चले। तो मान लीजिए यदि 500 रुपीज का एक है, तो आपका ये हो जाएगा कितना, 5000। अब आप इसको इजीली रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यही हमारा कहलाता है मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस करना। ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिकली कहलाता है बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब जो हमारे सिलेबस में जो हमारा फर्स्ट टर्म था, वो था हमारा क्या, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। तो अब हम चलते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पर। जैसा कि आपको पता होगा, ग्रामर में एक चीज चलती है कि आईएनजी फॉर्म लगाने से कोई चीज कंटिन्यूअस बन जाती है। सेम चीज यदि आप अकाउंट को देखो, तो अकाउंट और उसमें लग जाता है आपका आईएनजी, इट मींस कहीं ना कहीं अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। सो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। ठीक है ना। अकाउंटिंग ऐसी प्रोसेस है। ठीक है। तो मैं डेफिनेशन को बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, और पढ़ूंगा भी तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझा देता हूं, उसके बाद मैं इसको पढ़ूंगा। तो अकाउंटिंग जो होती है वो, हालांकि अकाउंटिंग हर कोई व्यक्ति करता है, आप करते हो, आप अपने डेली लाइफ में, आपके मदर फादर करते हैं, है ना, आपके दोस्त यार करते हैं, सारे लोग अकाउंटिंग करते हैं। जब आप घर से निकलते हैं, है ना, आप अपने घर से कुछ पैसे लेके निकल के चलते हैं, किसी दोस्त को पैसे की जरूरत पड़ जाती है, आपको पैसे की जरूरत पड़ जाती है, आपकी सिस्टर को जरूरत पड़ जाती है, आपके ब्रदर को जरूरत पड़ जाती है,
तो आप यहाँ वहां से पैसों का लेन देन करते रहते हो और उसी लेन देन को आप रिकॉर्ड भी करके रखते हो, क्योंकि कोई व्यक्ति भूल ना जाए। ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया यहाँ पर कि रिकॉर्ड करना। क्यों रिकॉर्ड करना? कि भूल ना जाए। ठीक है ना। क्लियर है। अब हम जो अकाउंटिंग करने वाले हैं वो हम अकाउंटिंग किसकी करेंगे? हम जब अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो हम जनरली बात करते हैं अकाउंटिंग हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग करने की। किसकी अकाउंटिंग करना है हमको? बिजनेस की। हमें खुद की अकाउंटिंग नहीं करना है, हमें करना है बिजनेस की। तो अकाउंट्स में एक सिस्टम होता है जिस सिस्टम के थ्रू हम ये कहते हैं कि हम और हमारा बिजनेस दोनों ही अलग अलग आइडेंटिटी होते हैं। ठीक है ना। हम जो होते हैं, हमें बोला जाता है नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन क्योंकि हम नेचर से आए हुए हैं। और हमारा जो बिजनेस होता है उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, बिकॉज इसको हमने बनाया है कानून की नजर में। ठीक है। इज इट क्लियर? आपने देखा होगा, आपने स्कूल में फीस भरी होगी, तो क्या, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लूं, अब हमारी ही यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लूं, डिपार्टमेंट का एग्जांपल लूं, तो आपने यूनिवर्सिटी को पैसा दिया फीस के रूप में, तो क्या यूनिवर्सिटी जैसा कोई आदमी है? नहीं है, यूनिवर्सिटी जैसा कोई आदमी नहीं है। बस यूनिवर्सिटी का नाम है जिसके जिसको हम पैसा जमा कर रहे हैं फीस के तौर पे। ठीक है। तो हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो हमेशा किसकी करेंगे? आर्टिफिशियल पर्सन की अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है। चलिए, यहां तक आपको क्लियर हो गया। तो हमें इसी इंपॉर्टेंट स्टेप को याद रखना पड़ता है कि अब मैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन पर आता हूं कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस और अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब यहां पर यह है पहचान करना, कौन सी ट्रांजैक्शन मॉनेटरी है और कौन सी ट्रांजैक्शन नॉन मॉनेटरी है, और कौन सी ट्रांजैक्शन हमारे खुद के हैं और कौन से ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस के हैं। तो इसी को आइडेंटिफाई करने को बोलते हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग। हमें पता करना पड़ता है कि कौन सा ट्रांजेक्शन लिखने लायक है या नहीं है। ठीक है। अब हमें जब पता चल जाए कि कौन सा ट्रांजेक्शन हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमने जब आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजेक्शन को, देन हम उसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। मेजर करने का मतलब है कि आपको मनी के फॉर्म में उसको देखना है कि उसकी वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल इज वन यूनिट। मोबाइल इज ओनली अ वन यूनिट। बट यदि आप उसको पूछो कि इसका प्राइस कितना है, तो आप यहाँ पर बता दो कि लेट से इट इज अ 10,000 रुपीज। तो ये क्लियर हो गया कि हमने मोबाइल को जो है मेजर कर लिया। किस फॉर्म में मेजर कर लिया? मॉनेटरी टर्म में। मॉनेटरी टर्म। तो आपको याद रखना है मॉनेटरी टर्म। देन मैंने आपको क्या बोला था अभी? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। देन इसके बाद उन्हीं ट्रांजेक्शन को आपको क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई करने का मतलब ये है कि हर एक ट्रांजेक्शन को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देना। अलग अलग कैटेगरी डिवाइड कर देना। जैसे कि किसी भी स्कूल में जब एक बहुत बड़ी स्कूल होती है, तो वहां पर बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। दैट इज कॉल्ड एज द क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर भी हमें ट्रांजेक्शन को क्या करना पड़ता है? क्लासिफाई करना पड़ता है। देन इसके बाद हम क्या करते हैं? उसको समराइज करते हैं। समराइज करने का मतलब है कि हमारा फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है। और उसके बाद जब हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट निकल के आ जाता है तो हम उसको एनालाइज करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। एनालाइज करने का मतलब है विश्लेषण करना, फायदा हुआ या नुकसान हुआ। और उसके बाद क्या करना? कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट करने का मतलब होता है कि हमारे लोगों को बताना। अब कौन कौन से लोग हैं जिसको हम अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बताएंगे? तो यहाँ पर आप बेसिकली दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं इंटरनल और एक होते हैं हमारे एक्सटर्नल। ठीक है ना। एक होते हैं इंटरनल
और एक होते हैं एक्सटर्नल। तो इंटरनल पर्सन वो होते हैं जो हमारे बिजनेस के अंदर के लोग होते हैं और हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जानने के हकदार होते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारा होता है क्या, ओनर। ओनर को तो जानना ही है कि हमको फायदा हुआ या नुकसान हुआ। दूसरी चीज हमारा मैनेजमेंट। हमारे मैनेजमेंट ने सही तरीके से काम किया या नहीं किया, हमें उसको डांटना फटकारना है या फिर उसको शाबाशी देनी है। इसलिए मैनेजमेंट को पता होना चाहिए कि हमने जो कुछ आज तक बिजनेस कंडक्ट किया है क्या वो सही तरीके से हुआ है या फिर नहीं हुआ है। इसके बाद हमारे एम्प्लॉय भी हमारी जानकारी रखने के लिए इच्छुक होते हैं। अब आप कहेंगे क्यों? बिल्कुल डेफिनेटली बात है कि हमारे एम्प्लॉय हमारे लिए हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इसलिए देखते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि यदि हमारी सैलरी कम हो रही है तो क्यों हो रही है, यदि ज़्यादा होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए। इसके बाद हमें हमको किसी भी तरीके का बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये सब डिसाइड करने के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं, ये हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखकर ही पता चलता है। इसके बाद कुछ लोग होते हैं जो बाहरी लोग होते हैं जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखने के इच्छुक होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले होते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब वो होता है वो पर्सन जिन्होंने हमारे बिजनेस में पैसा लगाया है, बाहरी बाहरी लोग। दूसरा होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर्स का मतलब होता है जिन व्यक्तियों ने हमें लोन दिया है। मैं एक एक टर्मिनोलॉजी आपको बाद में क्लियर कराते जाऊंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब वो पर्सन होते हैं जिन्होंने हमें लोन दिया होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मैं लिख दूं बैंक्स, ठीक है ना। और यहाँ पर कई एग्जांपल लिख सकते हैं, वो हो सकते हैं हमारे क्या, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इस तरीके से हमारी डेफिनेशन बन जाती है, अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, recording, classifying, summarizing and analyzing and communication। तो ये आपको कोड याद रखना है, IMRCSAC। अब इसमें आप किसी भी तरीके का सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, मेजरिंग को ऊपर नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई को बाद में नहीं कर सकते। ये प्रोसेस सिस्टमेटिक चलेगी और यहीं कहीं पर भी यदि आप गलत करते हो तो आपके नंबर कटने के चांस ज्यादा रहेंगे। तो ये आपकी हो गई प्रोसेस। अब इसके बाद है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करता क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि अकाउंटिंग के काम क्या क्या होते हैं। सबसे पहले होता है आइडेंटिफाई करना। किस चीज को आइडेंटिफाई करना? आइडेंटिफाई द इवेंट्स टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऐसे इवेंट्स को फाइंड आउट करना जिनको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख सकें। देन दूसरा क्या होता है, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स या इवेंट्स को मेजर करना जिनको हम मॉनेटरी टर्म में लिख सकते हैं। तीसरा होता है कि अब हमने जब ट्रांजैक्शन फाइंड आउट कर लिए तो हमें उसको क्या करना है, लिखना है। लिखना क्यों है? क्योंकि हमें बाद में याद ना करना पड़े, याद ना करना पड़े। और दूसरी चीज भैया, लड़ाई वड़ाई ना हो, कल के दिन हमने किसी को पैसे दिए और कल के दिन उसने कहा कि हमने आपको नहीं दिए थे पैसे, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना बात। इसलिए लिखा हुआ होना बहुत ही जरूरी है हमारे पास, ठीक है ना। इसके बाद है क्लासिफाई द रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इनटू देयर रेस्पेक्टिव ग्रुप। अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना भी अकाउंट का एक फंक्शन होता है, किस ट्रांजेक्शन को किस कैटेगरी में पुट करना है, ठीक है ना। और हर एक ट्रांजेक्शन की अलग अलग बुक भी बनाई जाती है। जैसे मैं आगे अपन जब पढ़ेंगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे परचेज बुक, फिर आप पढ़ेंगे सेल्स बुक, इसके बाद पढ़ेंगे परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, जर्नल प्रॉपर भी पढ़ेंगे। ये कई तरीके की बुक्स हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग रहेगी। ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग का पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो को वॉच करिए और समझिए अकाउंटिंग किस तरीके से होती है।